हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। तो देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल की क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है। अब आपकी एक डिमांड आ रही थी कि सर, जैसे आपने जीके का प्रीवियस ईयर का पेपर एक सोल्व करवाया था, तो एक रीजनिंग का पेपर भी सोल्व करवा दीजिएगा। तो देखो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। इसमें रीजनिंग थोड़ी सी ठीक लेवल की आती है, और दूसरी चीज क्या है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रीजनिंग होती है। ठीक है। अब ये जो मैंने पेपर लिया है ना, ये अभी मैंने सबसे आसान जो आरपीएफ के जितने पेपर्स हुए हैं उसमें मैंने छांट के सबसे आसान पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है जी। तो ये जो हम पेपर डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का, ये रहेगा आपका 22 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है जी। ठीक है। मतलब आसान से मीडियम लेवल का पेपर है, ताकि आपको पता लग सके कि आपका लेवल कितना है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिएगा जी। निम्न श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिएगा। आंसर देंगे। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं। देखो, इसमें क्या है ना कि आपका लॉजिक पकड़ में आते ही आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। छोटा सा बस सिस्टम होता है। ठीक है। आंसर दीजिएगा। बस एग्जाम में 35 प्रश्न आ रहे हैं। मैथ सरल आता है, पर याद रखना रीजनिंग टाइम ज्यादा लेगी, तो रीजनिंग में आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। आपको अगर समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को बीच बीच में रोकते चलिएगा। ठीक है ना। देखो, यहां पर लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, हम देख रहे हैं। यहां पर क्या किया इन्होंने, 3 गुणा 1 करेंगे तो यहां पे कितना हुआ है, 3 हुआ है। ऐसे ही देखिएगा, यहां पर क्या हुआ है, 3 गुणा 2 किया है तो 6 हुआ है। फिर 6 से 18 हुआ है, यानी कि इन्होंने क्या है, 6 गुणा 3 यानी कि 6 तिया 18। अब 18 से 72 हुआ है, तो आप कहोगे सर 18 गुणा 4 हुआ है, जो कि 72 होता है। यानी कि जो संख्या है गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस टाइप से इन्होंने कर रखा है। चीजें क्लियर हैं आपकी। अब देखिएगा, अब ये 72 से क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर जी यहां पर फिर 72 गुणा 5 करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, तो 360 जो भी आंसर दे रहे हैं ना ऑप्शन ए को, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है जी। यहां पर ये लॉजिक लगा है, ऑप्शन ए करेक्ट है जी। ठीक है ना। आंसर मैच करते जाइएगा। देखो, भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे। आप इस प्रश्न का सोल्यूशन करो। ये देखने में बहुत सरल है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस रीजनिंग में आपको पकड़ बनानी है, वो भी इस लेवल की। देखो, समय देंगे तो कोई भी प्रश्न सॉल्व कर देगा। समय रहते ही और समय से पहले आपको लॉजिक भी पकड़ में आना चाहिए और आंसर भी बिल्कुल सही निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए आपकी रीजनिंग की भी अलग से क्लास लगाई जाएगी। अभी तो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रहे हैं सर। ठीक है ना। देखो जी, यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 6 9 15 21 33, ये बढ़िया लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पर बताइए जी, क्या आंसर करेंगे। देखो, ये 6 क्या है, आप कहोगे सर जी 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 हो रहा है। ठीक है। 3 गुणा 2 6 हो रहा है। अब देखो, ये 9 क्या होता है, 9 होता है 3 गुणा 3, इसमें 3 का मल्टीपल चल रहा है। 5 क्या होता है, आप कहोगे जी 3 गुणा 5 जो है 15 होता है। ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें 3 गुणा 3 9 हो गया, यहां पर 6 यहां पे 9। फिर हम करेंगे 3 गुणा 5, तो आप कहोगे सर जी यहां पे 15 हो जाएगा। अब 21 हुआ है, तो 3 गुणा 7 हुआ होगा। 3 गुणा 7 कितना हो गया, 21 हो गया जी। अब 21 से सीधा 33 हुआ है, इसका मतलब 3 गुणा 11 किया होगा तो 33। आप कहोगे सर 7 से सीधा 11 क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया है जी। देखो, 2 3 5 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक विषम संख्या है। अगला प्राइम नंबर कितना आता है, 11 आता है। तो 11 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। और 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 39, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेवल पूछा गया है आपसे। और अभी तो मैं रीजनिंग का सबसे आसान लेकर आया हूं। कम से कम 6 से 7 पेपर देखे हैं और ये सबसे आसान लगा है, तो मैं पहला आसान ही लेकर आया हूं। इसका आंसर देंगे भाई, क्या लॉजिक है। और ऐसे प्रश्न तो आजकल ना इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में इस टाइप के तो देखने को मिलते ही हैं। कृपया करके जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी। देखिए, यहां पर 513 से 15 बना है, तो 614 से क्या बनेगा। लॉजिक लगा लिया होगा सभी ने। मैं सॉल्यूशन पर चलता हूं। इन्होंने क्या किया है ना, कि ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे 15 बना है। 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ऐसे ही जो 614 है, इनके नंबर्स जो है, इसके डिजिट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका 24 आंसर आना चाहिए। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, 24 को मैच करिएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो जी, इस टाइप से एक प्रश्न पूछा गया था आपके पास, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।
ये प्रश्न बोल रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बन सकता है। ये आपके सामने ना टूटी फूटी आकृति दे रखी है। पूर्ण वर्ग क्या होता है? एक स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनमें से हम किस किस को उठाएंगे जिसको उठाने से एक पूर्ण वर्ग बन जाए? इस टाइप का प्रश्न यूपी पुलिस में भी देखने को मिलता है। आंसर दीजिएगा। देखो, आपको ना माइंड में ही मैपिंग करनी पड़ती है और बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है ना। देखो, यहां पर 1, 5 और 2 ये इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैं आकृति बना के दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है, 5 नंबर वाले से हम इस तरह की आकृति जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है नंबर 1 वाला। फिर हम नंबर 5 वाले को यहां जोड़ेंगे। मैं नंबर 5 वाले को जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जी। ये मैंने जोड़ा है नंबर 5 वाले को, ठीक है। ये नंबर 5 वाले को जोड़ देंगे, ये हो गया। और जो नंबर 2 वाला है ये ट्रायंगल है, तो जो बीच में आपकी आकृति बचेगी ये ट्रायंगल जो है ये नंबर 2 वाली आकृति बन जाएगी। तो ये थोड़ा मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बना है। अगर हम इसको पूरे को एकदम सही सही देख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। बन रहा है ना? तो इसका मतलब 1, 2 और 5 आकृति को लेंगे, उनको आपस में समराइज करेंगे तो एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? आंसर ना मेरे से पहले देने का प्रयास करिएगा। समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। अब देखो, ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 नंबर आंसर दीजिएगा जल्दी से जी। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैन होते हैं ना, कुंवारे लड़के को बैचलर कहा जाता है, जिसकी शादी नहीं होती उसको बैचलर कहते हैं। ऐसे ही जो वुमेन है, और वुमेन तो औरत हो गई शादीशुदा, एक समझ लो। कुंवारी जो लड़की होती है उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी पूछा गया था प्रश्न। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बिल्कुल सरल है, कोडिंग डिकोडिंग का है, पर बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कैश को ये लिखते हैं तो डार्क को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर आप इस प्रश्न को देखोगे ना तो आपको तो रीजनिंग का लेवल ऐसा करना है कि ऐसे प्रश्न तो आपको भाई देखते ही आ जाने चाहिए जी। ये लिखा गया है ना कैश को। मैं कह रहा हूं कि जो 3 है वो कौन से नंबर पे आता है? सी जो है वो 3 नंबर पे आता है। ए इंग्लिश में पहले नंबर पे आता है। एस की न्यूमेरिकल वैल्यू 19 है और एच जो है 8 नंबर पे आता है। यानी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। ऐसे ही आपको बताना है कि सर डी ए आर के का क्या लिखेंगे? आप कहोगे डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, आर जो है वो 18 नंबर पे आता है जी, ठीक है। और के जो है वो कौन से नंबर पे आता है? के आता है 11 नंबर पे। तो हम यहां पे ऑप्शन ए को आंसर देंगे जी। 4, 1, 18, 11। समझ पा रहे हैं प्रश्न को? ये रियल प्रश्न है जो पूछे गए हैं। 22 जनवरी 2019 का 3rd शिफ्ट का पेपर है ये। अब ये प्रश्न था, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? देखो, वर्गों को गिनना आसान है। अगर बोलेगा कितने आयत हैं तो मेरे हिसाब से आयत को गिनना भी आसान है, परंतु अगर त्रिभुज पूछता है ना तो ये थोड़ा सा पंगा करता है, त्रिभुज में गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। अब यहां पे आपसे वर्ग बोला है, वर्ग मतलब क्या है? देखो, अगर आयत की बात करेगा आपसे कभी भी रेक्टेंगल, तो आयत तो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जी, ठीक है। अगर आपको वर्ग निकालने को बोला है तो वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग जो है इस तरह से होता है, यानी कि सारी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब वर्ग निकालना है, देखो जी, हमको ना वर्ग निकालना है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग ये है यहां पे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और एक ये ओवरऑल जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं? आप कहोगे जी इसके अंदर टोटल 5 वर्ग हो गए, इसके बॉक्स के अंदर। अब एक जो है ये पूरा इसको क्या हो गया? देखो, एक जो है ये पूरा ओवरऑल वर्ग है, दिख रहा है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो एक जो है ओवरऑल में निकाल दिया, एक वर्ग आपका ये हो गया सी। और एक ये वाला जो वर्ग है ये भी एक वर्ग है, तो एक वर्ग ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक ये भी तो वर्ग है, ये वाला। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब ऐसी आकृति हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो ये आयत होता है। तो ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5, 6 और 7, टोटल 7 स्क्वायर बन रहे हैं। आंसर मैच करिएगा, 7 ही आंसर आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके अंदर टोटल 7 वर्ग हैं जी। चीजें क्लियर हैं? 8 नंबर देखिएगा एक बार। देखो, ये मिरर इमेज और
आरपीएफ में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में वाटर इमेज भी आती है। मिरर इमेज, वाटर इमेज आपको दोनों देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, पहले मिरर इमेज है कि यदि छवि को छाया रेखा पर रखा जाए, बस मिरर इमेज है भाई। ठीक है ना, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये जो लिखा है इसका मुझे काम नहीं है, आप सभी तो देख ही रहे होंगे, रिकॉर्डेड है क्लास। तो देखो जी, क्या निकालना है आपको? आप कहोगे सर मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज, अब मिरर इमेज में क्या होता है ना, जो राइट होगा वो आपका लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट बन जाएगा, परंतु अप और डाउन में, अप और डाउन में नो चेंजेस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ राइट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो आपका इस तरह से आकृति है ना, ये आकृति है, ये जो है आपकी ऐसे हो जाएगी, बस जो राइट वाली चीजें हैं वो ऐसे आके लेफ्ट में आ जाएंगी, समझ लो। बस जो किताब का पेज है वो हमको ऐसे खोलना है। ठीक है, तो ये जो आपका टी है यहाँ पे, ये जो आपका टी है यहां से शुरू होगा, टी आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो ई है वो पलट जाएगा, तो ई को हम इस प्रकार से लिख देंगे जी। आर जो है ये भी उल्टा हो जाएगा, तो आर आपका ऐसे लिखा जाएगा। आर दो बार है तो हमने दो बार ऐसे लिख दिया आर को। ठीक है, फिर जो ई है ये फिर से पलट जाएगा, तो ई आपका ऐसे हो जाएगा, और एफ भी जो है वो इस प्रकार से रहेगा। अब ये चीजें देख लो कौन सी आपकी ऑप्शन में है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर से फोटो उतारा है मैंने। ठीक है जी, देखो टी, इसमें देखो राइट बिकम लेफ्ट नहीं होगा, टी ई आर आर ई एफ। ऑप्शन मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए जी, सॉरी ऑप्शन बी होना चाहिए। एक मिनट, ऑप्शन बी में एफ गड़बड़ है। ठीक है, इसमें एफ गड़बड़ है, यानी कि पहला दो नहीं होंगे। अब इसमें क्या है, ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है जी। इसमें ई की पोजीशन गड़बड़ है, ई जो है ये गड़बड़ है, ई नॉर्मल ही लिखा है जी। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ब्लड रिलेशन के हैं, और ब्लड रिलेशन के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो लेवल और बढ़ चुका है भाई ब्लड रिलेशन वालों का। ठीक है ना, सबसे पहले इस प्रकार से जो ब्लड रिलेशन के प्रश्न है ना, वो एनटीपीसी से स्टार्ट हुए थे, नहीं तो अब तो आजकल तो नॉर्मली आते थे। एनटीपीसी के बाद से अब टीसीएस के हर एग्जाम में आपको इस टाइप से ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करिए फिर इसका। अब देखिएगा, क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, और जिसको ये प्रश्न नहीं आता है, जो पहली बार देख रहा है, मैं हल्का सा बेसिक बताते हुए भी चलूंगा, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, देखो अगर कोई मेल होता है तो मेल पर लगाते हैं प्लस का साइन, फीमेल पे लगाते हैं माइनस का साइन, राइट। ऐसे ही कोई ब्रदर ब्रदर हो, ब्रदर सिस्टर हो, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, भाई बहन, उनको सीधी लाइन में दर्शाया जाता है। आप बोलोगे हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के बराबर रख के दर्शाते हैं। ऐसे ही जो फादर और मदर रहेंगे वो हमेशा ऊपर रहते हैं, और जो सन और डॉटर हैं वो हमेशा रहते हैं नीचे। ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी। अब देखिएगा जी, अब प्रश्नों पर चलते हैं, हमको इस इक्वेशन से समझना है। लिखा है P4Q। अब देखो 4 का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी कि P जो है वो पति है किसका, Q का। तो P जो है वो Q का पति है, पति पत्नी को एक दूसरे के बराबर रखते हैं, अभी बताया है। आगे देख लो, Q7R, 7 का मतलब क्या है, 7 इसमें है ए बी की पुत्री है, यानी कि Q जो है वो पुत्री है किसकी, R की। चीजें समझ में आ रही हैं सभी को। Q जो है वो किसकी पुत्री है, आप कहोगे Q R की पुत्री है जी। ठीक है, तो फादर या मदर हमेशा ऊपर रहते हैं जी। अब आगे देख लो जी, R4S, 4 का मतलब क्या है, ए बी का पति है, यानी कि जो R है वो पति है किसका, S का। तो एक दूसरे के बराबर हो गए, S पे माइनस का साइन, क्योंकि ये वाइफ हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि S का P से क्या संबंध है। अब ये S है, यहां पर P है, क्या संबंध है, देखो ध्यान से। P की जो वाइफ है, वाइफ की मदर है S, P की वाइफ है और वाइफ की मदर S है, तो S जो है वो P की क्या लगेगी, सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन डी को दिया है जी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 10 नंबर जो पूछा गया था, ये सरल प्रश्न है, इसमें इगड़म तिगड़म मत लगाने लग जाना, ध्यान से देखकर पता लगा लोगे। चलिए जी, आंसर करेंगे जल्दी से जी। इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, आंसर फटाफट से एक बार कर दो, फिर बढ़ेंगे सॉल्यूशन पे। देखो हम बात करेंगे, मुझे आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, आपने जो अप्रोच लगाया होगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बस आपकी अप्रोच ना 1 2 3 अप्रोच से अधिक नहीं होनी चाहिए, जल्दी निकल जाना चाहिए सॉल्यूशन। एस आता है 19 नंबर पे जी, ठीक है ना।
एस आता है 19 नंबर पे। डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है जी? डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है? आप कहोगे डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे इंग्लिश में। यू कौन से नंबर पे आता है जी? यू आता है, आप कहोगे सर जी 21 नंबर पे। वाई कौन से नंबर पे आता है? वाई आता है 25 नंबर पे। और टी कौन से नंबर पे आता है? टी जो है इंग्लिश में 20 नंबर पे आता है। कट तो नहीं रहा ना, सभी को दिख रहा है? समझ लो। देखो 19, 23, 21, 25 ये सभी के सभी क्या हैं? आप कहोगे ये सभी की सभी ऑड नंबर्स हैं जी। क्या है? ये ऑड नंबर्स है। जबकि 20 जो है, ये 20 क्या है? एक सम संख्या है, इसको इवन नंबर कह सकते हैं। तो यानी कि जो टी है ना, ये सबसे डिफरेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है और इतनी जल्दी ये दिमाग में लॉजिक घुसता नहीं है। ठीक है, आप लोग तो अभी प्लस माइनस कर रहे होंगे इसमें। 11 नंबर देखिएगा, ये डाइस है। ठीक है, और डाइस से प्रश्न आपके पास 100% फिक्स है। अब तो मेरे को लग रहा है डाइस तो इतना फेवरेट है ना एसएससी का, 2 से 3 प्रश्न देखने को ना मिल जाए आपको। चलिए जी, बोला है कि इसको जूम कर लेंगे थोड़ा बढ़िया से। वैसे दिल्ली पुलिस के टाइम पे ना मैंने डाइस आपको करवाया भी था। डाइस 3 प्रकार की होती हैं, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बोला है कि नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतह पर 6 अक्षर अंकित हैं। ठीक है जी, आर के विपरीत कौन सी अक्षर होगा या कौन सा शब्द होगा, ये आपको बताना है। देखो जी, अब यहां पे आपको आर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आए किसी भी एक को कॉमन ले लेंगे जो दोनों में हो। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि यहां पर भी एम है, यहां पर भी एम है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होगा उसको पकड़कर हमको कैसे घूमना है? उसको पकड़ के हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है। इसको पकड़ के हमें क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाना है। जैसे कि यहाँ पे एम है ना, इधर घूम लेते हैं। देखो ये एम उठाएंगे हम, एम एम के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ओ आ रहा है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एन आ रहा है। फिर यहाँ पे m है तो m के नीचे हम m लिखेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पे क्यू आ रहा है, इधर घूमेंगे तो फिर यहाँ पे p आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि m का अपोजिट n का अपोजिट p, o का अपोजिट क्यू हो जाएगा। ये अपोजिट है एक दूसरे के, ऐसे निकल जाएगा। हमको r का बोला है भाई, अब दोनों m तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते ना। इसका मतलब जो m है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। आपका r राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नहीं थे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, पता नहीं आपको सही से दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो अब मैं इसमें क्या करता हूं ना, मैं ना ये ऑप्शन हटा देता हूं। ठीक है ना, ऑप्शन हटा देता हूं। बिना ऑप्शन के भी आप सॉल्व कर सकते हो। PUTS ये ऑप्शन है आपके। मैं चाह रहा हूं कि आपको प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही से दिखाई दे दे। लीजिए जी, प्रश्न क्या अब सभी को सही से दिख रहा है? ठीक है, ओरिजिनल पेपर की मैंने फोटो ली है ताकि आप और अच्छे से इसको क्लियर कर सकें। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि 6 मित्र हैं PQRSTU, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यह है आपके सामने और आपको इस स्टेटमेंट से आंसर देना है। 6 व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक पंक्ति में ना साहब, एक पंक्ति में हम लोग 6 व्यक्ति बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 व्यक्ति हो गए। अब ध्यान से देखो, बोला है पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब एक चीज सुनो, ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दायां होता है राइट हैंड साइड, बायां होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो बोला है पहली स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं। देखो क्यू के दाईं ओर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? पी बैठा है। यहां पे डायरेक्ट बिठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आर और टी बगल में बैठे हैं जी। आर और टी जो है वो एक दूसरे के एकदम बगल में बैठे हैं। ठीक है, यू टी के दाईं और तीसरे स्थान पर है जी। यू जो है ना, ये टी मैंने बिठाया है 1 2 3, टी के तीसरे स्थान पर दाईं और यू बैठा है। कोई दिक्कत नहीं ना। पी जो है आर और टी के पड़ोस में नहीं है, यानी कि पी ना तो यहां पर आएगा आर के और ना ही यहां पर आएगा, टी के पड़ोस में बैठा ही नहीं है पी। और एक और लाइन बोली है कि यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जो यू है उसके दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है। इसका मतलब तो भाई यू यहां पर बिठा सकते हैं हम यू को यहां बिठा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि इसके दाईं ओर एक ही व्यक्ति बैठा है, इसने इतना इतना बोल दिया है ना। अब मैंने यू यहां पे बिठा दिया। अब यू से देखो, यहां से पकड़ो, यू से हम इस साइड तीसरे नंबर पे कौन है? 1 2 3। आप कहोगे सर यहां पर फिर टी बैठा होगा।
क्या चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? हम ऐसे करके भी तो बिठा सकते हैं। अब यहां पर टी बैठा है, बोलोगे हाँ जी। अब देखो यहां पर टी है, अब पी क्यू से दाई और तीसरे नंबर पे पी है, तो पी अगर हम यहां बिठाएंगे तो क्यू यहां पे आ जाएगा क्या? फिर आर और टी की पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम पी को यहां पर बिठा सकते हैं, ठीक है ना, तो आप कहोगे यहां पर जो है वो क्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इतना तो सरल आपको मैं बता ही रहा हूं, है ना। अब देखो जी, आर और टी के बगल में पी नहीं है, एक मिनट, एक दो तीन, ठीक है जी, पी के बाद एक दो तीन, यहां पे क्यू बैठ गया। आर और टी बगल में बैठे हुए हैं, तो आर और टी बगल में तो हुए नहीं, आर और टी क्या बोला है, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू के दाईं और एक दो तीन तीसरे स्थान पर बैठ गया जी। आर और टी बगल में बैठे हुए हैं, तो बगल में कैसे होगा फिर? आर और टी बगल में है, ठीक है, ये टी है ना, तो यहां पे आर बिठा देंगे, आर और टी बगल में बैठे हैं। चीजें क्लियर है? बैठ गई है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब बचा क्या है आपके पास? आपके पास एस बचा है, जिसको हमने यहां पर बिठा दिया है। एस जो बचा है उसको मैंने यहां पर बिठा दिया है। अब आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट अगर कंप्लीट हो जाती है जी, ठीक है ना। बोला है जो आर के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, उसके दाईं और दूसरा कौन है? ये आर है जी, दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड बोल रहा है। एक दो तीन, तीसरे स्थान पर एस बैठा है, उसके भी दाईं ओर दूसरे स्थान पर एक दो कौन बैठा है? आप कहोगे पी बैठा है, तो यहां पर आपका पी ऑप्शन ए दिखाई भी दे रहा है, पी आंसर होगा। ठीक है, कौन बैठा है? आप कहोगे सर जी पी बैठा है, पी आंसर होगा जी, है ना। अब अगला प्रश्न सभी को समझ में आया है? दो प्रश्न आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, दूसरा ये प्रश्न है आपके सामने। अब देखो इसमें क्या है ना, क्योंकि एक ही पेपर से है तो मैंने ज्यादा छेड़ घोष नहीं की है इसमें, ठीक है ना। मैंने इसमें ज्यादा जो है एकदम तिगड़म नहीं किया है, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं इसमें, डायरेक्ट देखो ये जो प्रश्न है ना, ऐसा ही पेपर आएगा आपके पास। ये जो हमने पिछला प्रश्न सोल्व किया है ना, यही प्रश्न है ये आपके सामने, यही प्रश्न आपको दिया है, तो अब दोबारा सिटिंग अरेंजमेंट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं सीधा डायरेक्ट ही बिठा देता हूं, क्योंकि हमने तो अभी पिछला ही प्रश्न सोल्व किया है। 3 4 5 6 कौन कौन बैठा है भाई? बैठा है आर टी क्यू एस यू पी, इस तरह से बैठे हैं, आर टी क्यू एस यू और यहां पर पी, इस तरह से बैठे हैं। मैंने सेम ही प्रश्न है तो मैंने सेम बिठा दिया है। बोला है निम्न पंक्ति में एक सिरे पर कौन बैठा है जी। अब देखो सिरे पर कौन बैठा है? आर भी बैठा है और पी भी बैठा है, ठीक है ना। इसके लिए हम ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। अब क्योंकि रिकॉर्डेड है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जी, ठीक है ना। हमने इसके लिए ऑप्शन का सहारा लिया है, ऑप्शन में आर अवेलेबल है जी, ठीक है ना। पी अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन डी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना सभी को? मुझे लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक ना इस टाइप से प्रश्न आया था आपके पास, एक प्रश्न इस टाइप से भी आया था, बिल्कुल सभी को क्लियर दिख रहा है। इस टाइप से आपको दे रखा था कि सी ए से बड़ा है, ए आर दोनों बराबर हैं, आर जो है ई से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, ई जो है एफ से बड़ा है, इस टाइप से आपको दे रखा है। आपको निष्कर्ष दिए हैं, बताना है कि ऑप्शन में कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है ना साहब। तो हम फॉलो करवा के देख लेते हैं। पहला है निष्कर्ष की एल जो है वो एफ से बड़ा है, ये आपको चेक करना है, क्या एल एफ से बड़ा है? जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा इसका मतलब क्या है? ये बड़ा है, ये भी याद रखना, कभी आपको ये भी ना पता हो। क्या एल एफ से बड़ा है? एफ और एल यहां पर मौजूद हैं जी, ठीक है। अब मैं क्या, बिल्कुल बड़ा है। देखो एफ, क्या एल एफ से बड़ा है? एल एफ से बड़ा है, देख लेते हैं। देखो जी हम पहले उठाएंगे, देखो एफ जो है यू से छोटा है, एफ जो है यानी कि इसका मतलब पता है क्या है? जो यू है वो एफ से बड़ा है जी, ठीक है। आगे बोला है जो यू है वो एल से छोटा है, एल जो है वो यू से बड़ा है, तो एल जो है वो यू से बड़ा है। तो आपको क्या बोला है? क्या एल एफ से बड़ा है? तो एफ से तो बड़ा ही है एल, ठीक है, बड़ा बड़ा साइन चल रहा है, तो पहला तो बिल्कुल, पहला वाला तो बिल्कुल सही है जी। यू आर से बड़ा है, क्या यू जो है ये आर से बड़ा है? हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं दूसरे के लिए यहां पर बना लेता हूं, आसान हो जाएगा। यू आर से बड़ा है, देखो वैसे इसे बड़ा होगा ही नहीं।
हम इसमें देखो हमको दिख रहा है ना, साइन जो है जहां पर चेंज हो जाएंगे वहां पर झोल हो जाएगा भाई, जहां पर साइन चेंज होंगे वहां पर झोल हो जाता है। मैं फिर भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो u r से बड़ा है ये पूछा है, हम देख रहे हैं कि r जो है वो e से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। e जो है वो f से बड़ा है, e हो गया f से बड़ा, और f जो है वो u से छोटा हो गया, है ना। यानी कि u जो है वो f से बड़ा है, u जो है वो f से बड़ा है। अब u f से बड़ा है तो r से बड़ा है या नहीं ये हम कैसे कह सकते हैं, ये ना डिफाइंड नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं है। तो दूसरा डिफाइंड नहीं हो पा रहा है तो दूसरा जो है वो हम ना कर देंगे। क्या f a से छोटा है, यानी कि a क्या f से बड़ा है, ये चेक कर लो, a f से। अब मैं देख रहा हूं कि a और r एक दूसरे के बराबर है, a और r जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है जी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, जितना बड़ा a है उतना ही बड़ा r है। बोला है क्या f जो है वो a से छोटा है, तो देखो जी f जो है वो e से छोटा है, e r से छोटा है। अगर e r से छोटा है तो a से भी छोटा होगा, तो f जो है वो a से छोटा है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है ना। f a से छोटा है तो ये भी आपका सेटिस्फाई है। केवल आपका ऑप्शन सी अवेलेबल है, केवल 1 और 3 जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो ये प्रश्न मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, आप आराम से इसका फोटो लेके सोल्व करके देख लेना। ये प्रश्न 2 पूछे गए हैं तो मैं दोनों करवाऊंगा। ये 15 नंबर आपके सामने है, इसका आंसर देंगे। प्रश्न जो है ना वो 29 सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ प्रश्न थे कथन वाले, तो कथन वालों की तो मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले हैं, वो अलग से क्लास लगेगी। चलो देखो जी यहां पर क्या लॉजिक हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूं कि b की जो वैल्यू है वो 2 है और i की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है। इनके बीच में क्या हो रहा है, आप कहोगे प्लस का 7 हो रहा है। ऐसे ही जो n है वो आता है 14 नंबर पे। अगर मैं 14 में प्लस 7 कर दूं कितना हो जाएगा, 7 और यहाँ पे 21 हो जाएगा जी, है ना जी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे फिर u आना चाहिए। 21 की वैल्यू क्या होती है, किसकी होती है, u की होती है। क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बताइए जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। ये ना आपको हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिला था, आरपीएफ में हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में ये प्रश्न मिल रहा था देखने को जी। चलें सॉल्यूशन पर। अब देखो इन्होंने क्या किया है, मैं ना आपको डायरेक्ट करता हूं। एक रेखा तो आपकी हो गई ये, एक हो गई आपकी ये सीधी रेखाएं, एक रेखा हो गई सीधी ये, एक रेखा हो गई ये 4 नंबर, ठीक है। और एक ये जो बीच वाली है ये हो गई 5। यहां तक तो सभी ने कर देते हैं। अब ये जो रेखाएं हैं इसमें झोल है, देखो ध्यान से। इसने क्या किया था, इसमें क्या है, छठे नंबर पे ये हो जाएगी इतनी, सातवीं हो जाएगी ये इतनी, और इसके अलावा ना फिर ये पूरा भी काउंट करना पड़ेगा। याद रखना जब एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो पूरा भी काउंट करना पड़ेगा। ये हो जाएगी 8वें नंबर की पूरी कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक भी होती है 8 नंबर। तो इसमें टोटल 8 रेखाएं हैं सीधी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है जी, ठीक है। इसको यहां पर भी तोड़ा गया है और ये भी तोड़ा है क्योंकि बीच में एक लाइन है अलग से। अगला प्रश्न है 17, इसका आंसर देंगे। ये सिंपल प्रश्न है जी, अगर आप आरपीएफ की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपको आना चाहिए। सिर्फ आपको 5 सेकंड का ही समय मिलेगा और फिर अपन बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन पर। जल्दी से आंसर देंगे भाई फटाफट से। देखो ध्यान से, आप कहोगे जी 5 से 11 हुआ है, मैं कह रहा हूं कि 5 गुणा 2, ठीक है। सीधा ऐसे करते हैं, देखो यानी कि इसने क्या किया होगा, इसने किया होगा कि गुणा 2 और प्लस का 1, तभी तो 11 हुआ है। 5 गुणा 2 प्लस 1। अब ये 11 से क्या है 21 हो गया। अब मैं देख पा रहा हूं कि इसका मतलब 11 गुणा 2 22, 21 हुआ है तो माइनस का 1 किया है जी, ये लॉजिक चल रहा है। अब 21 से 43 हुआ है, 21 गुणा 2 करेंगे 42 होगा। 43 हुआ है तो प्लस का 1 किया है इसका मतलब, ठीक है ना। ऐसे ही 43 से 85 हुआ है, 43 को गुणा 2 करेंगे तो 86 हो जाएगा। 85 है तो माइनस 1 किया होगा। क्या बन रहा है, प्लस गुणा 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो आगे इसका मतलब क्या होगा, गुणा 2 और प्लस 1, जो भी आंसर आएगा कर लो। 86 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। 170 में आपको प्लस 1 कर देना है। क्या सभी यहां पे 171 को आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए को देख लो एक बार।
देखो इस टाइप से और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा एक और, कि निम्न संख्या में आगे आने वाली संख्या ज्ञात करिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आंसर देने का प्रयास करिएगा और बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। रात को 8 बजे आरपीएफ की क्लास चल रही है भाई, आरपीएफ और एसएससी जीडी को मिक्स करके चला रहे हैं। रात को 8 बजे इसी चैनल पे लाइव जुड़िएगा, ठीक है। देखो ये 30 से 32 हुआ है, आप कहोगे सर जी इसके अंदर +2 हुआ है, 30 + 2 32। 32 से 36 हुआ है, आप कहोगे जी प्लस का 4 दिखाई दे रहा है मुझे। अब 36 से 44 हुआ है तो +8 हुआ होगा जी, ठीक है। अब 44 से 60 हुआ है तो आप कहोगे जी प्लस का 16 हुआ है। क्या दिख रहा है आपको, क्या सीरीज है ये? 2 × 2 करेंगे 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 करेंगे तो यानी कि प्लस का 32 होना चाहिए। 60 में हम 32 को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 92 हो जाएगा। यानी कि 92 आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है जी, जिसने ऑप्शन सी को दिया है। क्लियर है। 19 नंबर देखिएगा स्क्रीन पर, ये भी और सरल प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आते हैं, मैंने दोनों डाले हैं। कि एक निश्चित गुण भाषा में बेंच को ये लिखते हैं तो क्राफ्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? फटाफट से सॉल्यूशन करिएगा। लाइव क्लास तो अभी जीके की चल रही है, बहुत ही जल्दी आपकी रीजनिंग की भी लाइव कर देंगे, ठीक है। एक बार आप लोग जुड़ जाइए पहले। देखो लिखा है बेंच, बेंच को क्या लिखते हैं जी? आप कहोगे KFQHE, ये लिखते हैं बेंच को। क्या लिखते हैं? मैं यहां पे ना लिख के ना यहां पे लिख देता हूं ताकि आसानी से मैं समझा पाऊंगा। लिखा है KFQHE, ये लिखा है। अब देखो जी ध्यान से समझना जी, इसमें किस टाइप से किया है। ये H से IJK यहां पे प्लस का 3 हुआ है। H 8 नंबर पे आता है, K आता है 11 नंबर पे प्लस का 3। ऐसे ही C से F हुआ है, DEF आप कहोगे इसमें भी +3 हुआ है। ऐसे ही N से आपका Q हुआ है, OPQ आप कहोगे +3 हुआ है। ये इसमें लॉजिक चल रहा है। हमको किसका बताना है सर जी? क्राफ्ट का बताना है। किसका बताना है जी? आप कहोगे क्राफ्ट, क्राफ्ट का बताना है। अब देख लो टी में क्या जोड़ेंगे भाई? UVW +3 करेंगे तो W से शुरू होना चाहिए जी, तो W से तो केवल एक ही शुरू हो रहा है। हम ऑप्शन बी को वैसे भी आंसर दे सकते हैं, मैंने ऑप्शन नहीं चेंज किए हैं, एकदम ओरिजिनल ऑप्शन है। ऐसे देखो F से FGHI, यहाँ पे I हो जाएगा। अब ऑप्शन आगे चेक नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है जी। समझ गए? लॉजिक पता लग गया तो आंसर तो निकालने में समय नहीं लगेगा। देखो एक प्रश्न ये पूछा गया था कि दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं? बताइए जी। समकोण त्रिभुज पता है ना? देखो समकोण त्रिभुज इस टाइप से होता है, बस इसमें एक सीधी रेखा ऐसे जुड़ती है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, ये समकोण त्रिभुज है। हमको देखना है कि ये जो एंगल है ना ये कितनी बार बने हुए हैं इसमें, बस यहां पर बात खत्म हो जाएगी जनाब, ठीक है। चलो सोल्यूशन पर चलते हैं फिर। मैं देख पा रहा हूं, देखो जी यहां पर एक रेखा गई है, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका यहां पर जी। अब देखो ऊपर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, बन रहा है ना, ये रेखा बन रही है, ठीक है। एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन जाएगा, एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, 1 2 3 4, इसमें अंदर ना टोटल जो है 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे, ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस टाइप से अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो गड़बड़ नहीं करना है, थोड़ी सी गति बढ़ाइएगा अपनी। 21 है, दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब बताइए। वाटर इमेज बतानी है जी। क्या बोला था? एक मिरर इमेज आएगी, एक वाटर इमेज आएगी। मिरर इमेज में जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता था, वाटर इमेज में क्या होगा ना, राइट और लेफ्ट पर नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा इस पर, परंतु जो अप है वो डाउन हो जाएगा और जो डाउन है वो हो जाएगा अप। बस ये होता है वाटर इमेज में। किसमें होता है? वाटर इमेज में होता है। अब देखेंगे सॉल्यूशन पर। देखो जी ये ए है, आप कहोगे जो अप है ना ये इमेज ऐसी है, इसमें ऐसी गिर जाएगी नीचे। जो ए है आप कहोगे सर जी ए जो है ना वो उल्टा शुरू हो जाएगा, जो ए है वो उल्टा शुरू हो जाएगा इस टाइप से। जो एल है वो भी आपका ऐसे उल्टा हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। फिर जो बी है, बी भी आपका बस उल्टा ही बनेगा, ठीक है ना। यहां पर छोटा और यहां पे बड़ा वाला बन जाएगा इस टाइप से। फिर ए जो है ये आपका फिर ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एन जो है मैं यहीं से देख लूं क्या कौन सा ऑप्शन है, देखो एलिमिनेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इसमें तो देखो AIN ये तो बनेगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ए के बाद एल है, आई नहीं है। अब इसमें देखो पहले ए के बाद LBANIA, यहां पर मुझे ये सही लग रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में जो ए है ना ये सीधा रख दिया, यहाँ पे सीधा ए नहीं होना चाहिए था, ये सीधा है तो ये भी नहीं बन पाएगा।
ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में यहां पर भी ए जो है वो सीधा है, जबकि मिरर इमेज में अप और डाउन होना चाहिए। तो हम ऑप्शन ए को आंसर करेंगे, आगे सॉल्व ही क्यों करना है, ऐसे ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सिलोलिज्म, बड़ा कर देते हैं जी इसको, ठीक है, इसको जूम कर देते हैं अपन। ये लो जी, बढ़िया प्रश्न, 2 प्रश्न सिलोलिज्म के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ना कथन और निष्कर्ष से 5 प्रश्न है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, उसको अलग से समझाना पड़ेगा। अब वो उसका इलाज भी नहीं है कोई, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें गलती होने का चांस रहता है जी। यहाँ पर तो मेरे को आंसर पता है तो मैं करवा सकता हूं उसको, पर उसमें गलती होने का बहुत चांस रहता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको इसका बेसिक एक बता देता हूं। देखो अगर हम बोलेंगे कि सभी ए जो है वो बी हैं, तो हम सभी एक बी को ऐसे लिख सकते हैं, जो बी के अंदर सभी ए आ जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा कि कुछ ए जो है वो बी हैं, तो कुछ वाले में हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको बोल दे कोई भी ए बी नहीं है, तो हम ऐसा डायग्राम बना देते हैं। ये समझ लेना बस, ठीक है ना। अब मैं सॉल्यूशन पे चल रहा हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो जी ध्यान से, बोला है कुछ चिड़िया हैं, ठीक है, कुछ बना है, यानी कि देखो कुछ जो है, कुछ के लिए ऐसा बनाएंगे, कुछ जो चींटियां हैं, कुछ चींटियां जो हैं, ठीक है, क्या लिखें इसको, देखो कुछ जो है चींटियां, वो क्या है, आप कहोगे जी चिड़िया हैं, इसको मैं बर्ड लिख देता हूं, बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी होता है, पर चलो सभी चींटियां मक्खियां हैं, जितनी भी चींटियां हैं ये सभी मक्खियां हैं, तो सभी में आ जाएंगी। तो ये देखो जितनी भी चींटियां हैं ये सारी की सारी, ये चींटियां क्या हैं, आप कहोगे ये मक्खियां हैं, सभी चींटियां जो हैं वो मक्खियां हैं जी। बोला है सभी चिड़िया स्तनधारी हैं, जितने भी पक्षी चिड़िया हैं ये सभी की सभी चिड़िया जो हैं ये सभी में इस तरह आ जाएगा जी। ये क्या है, आप कहोगे ये स्तनधारी है जी, क्या है, स्तनधारी हैं। अब कंक्लूजन निकाल लो, निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ मक्खियां चींटियां हैं। अच्छा अब इसमें देख लेना, मान लो देखो ऐसे कभी भी आकृति बने ना, सभी जो ए हैं वो बी हैं, तो अंदर से बाहर तक, अंदर से बाहर अगर जाएंगे तो कुछ वाली स्टेटमेंट, ठीक है, और सभी वाली जो है वो सही होती हैं। परंतु अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो केवल कुछ वाली ही स्टेटमेंट जो है वो सही होंगी। देखो यहां पर बोला है कुछ मक्खियां चींटियां हैं, जो कुछ मक्खियां हैं वो चींटियां हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, कुछ मक्खियां चींटियां हैं, तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, पहला सही है। कुछ चींटियां स्तनधारी हैं, कुछ चींटियां स्तनधारी होंगी। अगर बर्ड को ये काट रहा है स्तनधारी, तो बर्ड को भी अंदर से ले रहा है, तो कुछ चींटियां भी स्तनधारी होंगी, ये भी सही है। कुछ मक्खियां चिड़िया हैं, देखो ये बर्ड है, मक्खी जो है यहां से पूरा काट रहा है ना, जबकि बर्ड जो है यहां पर भी अंदर से आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ एरिया मैच कर रहा है, तो ये भी सही है। इसमें ना सभी तर्क संगत हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक और प्रश्न लिया है, उसमें आप और बेटर समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न 5 शब्दों में कौन सा एक सबसे भिन्न है। देखो ये इंग्लिश में ही दिया था, और अगर आपकी वोकैबुलरी बढ़िया है एसएससी की तैयारी की है तो भी आंसर दे पाओगे, ऐसे कैसे, ठीक है। फिर भी देखो पार्टनर मतलब क्या होता है, मेरा पार्टनर है भाई, साथी है। कलीग क्या होता है, सहकर्मी, साथ काम करने वाला। ऐसी कंपेनियन जो है सलाहकार होता है, जिससे हम सलाह ले सकते हैं। एसोसिएट भी वही उसी को बोल सकते हैं। परंतु जो एंटागोनिस्ट होता है इसको बोलते हैं विरोधी, ठीक है, विपक्षी। तो ये सबसे अलग साउंड है, बाकी जो है मतलब कि पॉजिटिव साउंड है, सहकर्मी, साथ काम करने वाला, सलाहकार, इस टाइप से है। परंतु एंटागोनिस्ट जो है वो सबसे डिफरेंट साउंड है, अपोजिट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन करें। ये प्रश्न आया है, मैंने फोटोज काट काट के लगा दी है। यहां पर बताना है कि कौन सी आकृति जो है वो इस चित्र को पूरा करेगी, बताएंगे जल्दी से जी, फटाफट से, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, क्या हो गया इसको, ठीक है, बताइए जी। ये ऑप्शन है, सबसे पहले तो ये बॉक्स कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद ना आपके पास ऐसा करके ऐसा जाएगा, यहां पर भी फिट, मैं यहां बना के रहूं, आपको एग्जाम में बनाने का समय नहीं मिलेगा। देखो आपको यहां से ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, इसमें ना एक नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है,
इसमें कहीं है ऐसे नीचे नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन सी में देखो ये जो है ब्लैक वाला ये ऊपर तक जा रहा है, जबकि इसमें यहां तक ऊपर तक कहीं भी नहीं आया है, नहीं आया है ना, तो इसका मतलब जो है ये आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या है भाई, मोटी पट्टी दे रखी है, जबकि यहाँ पे मोटी पट्टी नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी नहीं होगा। आप कहोगे ऑप्शन जो बी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, मैंने बेसिक बताया है, मैं फिर भी बता दूंगा। 3 प्रश्न है ब्लड रिलेशन के, कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता की माँ की इकलौती पुत्री के इकलौती भाई की इकलौती पुत्री है। उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है? इस प्रश्न को अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका डायग्राम भी बहुत अटपटा है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे दोस्त। दीजिएगा सॉल्यूशन पे चलते हैं। दिख रहा है ना प्रश्न? तो स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लेंगे, क्योंकि इसकी ना स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है तो अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो बेसिक में क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई मेल होगा उस पे प्लस का साइन, कोई फीमेल होगी उस पे माइनस का साइन। ठीक है, ब्रदर 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 सिस्टर को सीधी लाइन में, ठीक है जी, हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाएंगे, है ना। इसके अलावा जो फादर और मदर है वो ऊपर रहेंगे, सन और डॉटर जो है वो नीचे रहेंगे। थोड़ा सा टफ प्रश्न है ये। बोला है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उस महिला ने कहा कि इसकी मां, कौन, इस लड़के की मां, तो मैं एल से लड़का लिख दूं, ये जो लड़का है इस लड़के की, एल से लड़का है, इस लड़के की जो मां है ऊपर चली जाएगी, मेरे पिता की मां, यानी कि ये जो महिला है, ये जो महिला है इस महिला के जो पिता हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पिता की जो मां, यानी कि इसके पिता की भी मां की इकलौती पुत्री, यानी कि इसकी इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, इसके पिता की बहन हो जाएगी इकलौती पुत्री, तो एक दूसरी लाइन सीधी लाइन में हो जाएगा। कि इकलौती पुत्री के इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई यही होगा, इस लड़की का पिता, महिला का पिता के इकलौते भाई की पुत्री है, यानी कि यह महिला खुद की ही बात कर रही है। इस लड़के की जो मां है वो कौन है, ये एम ही तो है। इस लड़के की मां मेरे पिता की मां के इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है, यानी कि जो महिला है यही है। यहां पर एम को लिख देंगे जी हम सीधा, ये महिला जो है अपनी ही बात कर रही है। उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है, वो महिला उस लड़के की क्या लगेगी, माता लगेगी। थोड़ा सा अटपटा डायग्राम था, इसलिए मुझे पता था कि बिना बेसिक के ये नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। टोटल प्रश्न जो है वो 29 है आज के टेस्ट में, 29 प्रीवियस ईयर का पेपर। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, यहां पर आकृति है, इसने क्या किया ना, बस हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा है और ये हल्का सा ऐसे खिसक रहा है, ये जा रहा है बस छोटा छोटा, पूरा नीचे नहीं, आधा, हाफ। ठीक है, अभी देखो हाफ पे आ गया, अब अगली बार ये इधर आ जाएगा और ये जो है हाफ पे चला जाएगा, चला गया, फिर ये हाफ इधर खिसकेगा और ये हाफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना चीजों को, हाफ हाफ है। अब ये D3 है ना, ये D3 जो है आपका बीच में आ जाएगा, D3 ये जो है आपका कौन सी आकृति बनी है, जो भी है ये, है ना, ये इस कोने पे चली जाएगी। किस तरफ, कौन सा है ऑप्शन, यहां पे आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए को दिया है ना उनका बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन ए वाले। नेक्स्ट सिलोलिज्म है ये भी, ठीक है। आप बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। मैं ऑप्शन छुपा लूं क्या, कि दिख रहा है आपको सभी को क्लियर है? ऑप्शन छुपा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लीजिए जी, बनाएंगे इसको फटाफट से। बोला है कि सभी अभिनेता गायक हैं, ए से अभिनेता हो गया, जितने भी अभिनेता हैं वो सभी की सभी क्या हैं, गायक है। जी से मैं गायक करती हूं, जी से गायक, कोई दिक्कत नहीं। सभी नर्तक गायक हैं। अब लो भाई, तो इसके लिए तो डायग्राम मिटा के करना पड़ेगा। बोला है कि जो जितने भी अभिनेता हैं वो क्या हैं, वो सभी अभिनेता गायक हैं। सभी जो नर्तक हैं, एन से नर्तक हैं, वो भी गायक हो जाएंगे, तो ये भी तो इसके अंदर आ जाएगा। इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। कुछ अभिनेता नर्तक हैं, क्या कुछ अभिनेता नर्तक हैं? इन्होंने बोला ही नहीं है प्रश्न में, तो ये पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक जो हैं वो गायक हैं। अब अंदर से बाहर जब जाएंगे तो कुछ वाली और पूरी वाली स्टेटमेंट सही होती है, तो केवल ऑप्शन बी वाला ही राइट होगा। केवल ऑप्शन 2 जो है ना, दूसरा जो है वही तर्क संगत है, हम बी को आंसर देंगे जी। अगला प्रश्न देखिएगा,
28। ये भी ब्लड रिलेशन का है, पर ये बढ़िया प्रश्न है। ये आरपीएफ में आया था कि ए जो कि डी का इकलौता पुत्र है कि सिस्टर इन लॉ सी है, ई की दो पुत्रियां बी और सी हैं, बी का ए से क्या संबंध है जी? हाँ जी, अब बेसिक नहीं बताएंगे, बहुत कई बार बता चुके हैं, अब डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो ए जो कि डी का इकलौता पुत्र है, ए जो है किसका इकलौता पुत्र है? डी का पुत्र है, तो डी चला जाएगा ऊपर। कि सिस्टर इन लॉ सी है, कि मतलब ए जो है इसकी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सभी को पता है ना, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, हिंदी में साली कहते हैं। यानी कि जो ए की वाइफ है, एक दूसरे के बराबर रखेंगे हस्बैंड वाइफ को। ए की वाइफ की जो सिस्टर है वो कौन है? सी है। यहां पे हम सी लिख दें, यहां पे लिख दिया मैंने सी। लो जी, ए की सिस्टर इन लॉ हो गई। ई की दो पुत्रियां बी और सी हैं, यानी कि देखो सी की जो माँ है उसका नाम क्या है? आप कहोगे उसकी माँ का नाम ई है। अब इसकी दो पुत्रियां हैं बी और सी, यानी कि ये जो है ना इसका जो नाम है वो बी हो जाएगा। मैं ऐसे करके बी बना देता हूं, ये बी हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम बी हो जाएगा। तो बी का ए से क्या संबंध है? बी जो है वो ए की क्या लगेगी? वाइफ लगेगी, पत्नी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये आज का लास्ट प्रश्न है आपके आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का। दिए गए 5 पदों में कौन सा समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन करें। क्या लॉजिक लग रहा है और इसमें क्या डिफरेंट लगेगा बताएंगे। और रात को 8 बजे क्लास चलेगी लाइव, सभी को जुड़ना भी है भाई। देखो जी, ये क्यू से टी हो रहा है, क्या लॉजिक है? क्यू आर एस टी, यानी कि इसमें प्लस का 3 हो रहा है आपस में। डब्ल्यू क्या है? एक्स वाई जेड, आप कहोगे इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है। ई से देखो, ई की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। एच की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। 5 और 3 8, प्लस 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने ऐसे भी बता दिया आपको। ओ पी क्यू एल एम एन ओ प्लस 3 हो रहा है, सभी में तो प्लस 3 हो रहा है। ये देखो के से क्या होगा? एल एम एन ओ, यहां पर प्लस का 4 हुआ है जी, है ना। के की वैल्यू होती है 11, ओ की वैल्यू होती है 15। 11 और 4 15, प्लस का 4 हुआ है, तो के और ओ जो है ये डिफरेंट है। बाकी सब में प्लस 3 है, इसमें क्या है? प्लस 4 है जी। ठीक है, तो भाई यही था आपका आज का सेशन। बताइएगा जरूर कि 29 में कितने आप सभी ने प्रश्न राइट किए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था, रात को 8 बजे क्लास चलेगी बाकी आपकी। ठीक है, सभी को जुड़ना है ना। तो उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।